Hello kids, how are all of you? I hope you all are very fine. So welcome all of you to my प्यारा सा YouTube चैनल ईशू पढ़ाने वाली. So I hope आप सब लोग पार्ट 1 देख कर आए होंगे. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, सो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स को पढ़ा था. अब जल्दी से आइए पार्ट 2 को स्टार्ट करें और खत्म भी कर दे. ठीक है गाइस, तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में. एटॉमिक मॉडल का क्या मतलब है, जल्दी बताओ. एटॉमिक मॉडल का क्या मतलब है? मतलब आखिर ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के मॉडल बताए थे, मतलब जिन्होंने बताया था कि एटम कैसा दिखता होगा. तो बेसिकली इसके अंदर हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन की, क्योंकि थॉमसन सबसे पहले आया था. देन हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की, फिर हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम. सो जल्दी से आइए हम 3 मॉडल ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं. थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल ऑफ एटम. द मोस्ट ट्रस्टेड, सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी जो आपके पास मॉडल ऑफ एटम था, या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मॉडल ऑफ एटम कौन सा था. आप बोलोगे सबसे ज्यादा ट्रस्टेड था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. कौन सा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मॉडल ऑफ एटम था? मैम सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मॉडल ऑफ एटम वाज quantum mechanical model of atom. Understood? Now we are going to study about Thomson atomic model. तो थॉमसन नाम का एक बंदा आया था हमारी जिंदगी में. उसने क्या कहा कि तुम्हारा जो एटम होता है वो एक वाटरमेलन के जैसा होता है. किसके जैसा होता है गाइस? एक वाटरमेलन के जैसा होता है. तो वाटरमेलन पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स है वो नेगेटिवली चार्ज है. तो बेसिकली इस तरह से उसने बोला एटम भी बिल्कुल वाटरमेलन के जैसा है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज माइनस वाली थिंग स्प्रेड कर रही होती है. तो उसने ये पूरा का पूरा बता दिया. लेकिन इससे हमको क्या पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एटम तो न्यूट्रल हो जाएगा, एटम तो बर्स्ट हो जाएगा. इसी वजह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल माना नहीं गया. थॉमसन के दिए गए एटॉमिक मॉडल को फेल कर दिया गया और उसके बाद आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो जल्दी से थ्योरी पढ़ लीजिए थॉमसन की. दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज वाटरमेलन मॉडल. हम इसको क्या कहते हैं गाइस, जल्दी से बताइए. हम इसको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम. इसके अंदर क्या हुआ था, थॉमसन जी आए थे, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर होते हैं. क्लियर? जस्ट सेम एज सीड्स ऑफ वाटरमेलन. तो सीड्स ऑफ वाटरमेलन वाज इलेक्ट्रॉन और जो पूरा वाटरमेलन था इट वाज प्रोटॉन. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज था. दे आर एम्बेडेड इन द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन. हम सबको पता है वाटरमेलन के पास रेड पार्ट होता है. यस मैम, ये जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो ब्लू पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये नेगेटिवली चार्ज है. दैट इज दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन. दिस ब्लू वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द रेड वन इज प्रोटॉन. सो थॉमसन की थ्योरी के सबको क्लियर है. ऑल्दो द मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी. इस मॉडल ने हमको क्या बता दी? न्यूट्रलिटी बता दी, क्योंकि पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे. तो बेसिकली इस मॉडल ने हमको न्यूट्रलिटी के बारे में बता दिया और ये जो मॉडल ऑफ एटम था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को, इसलिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया. नाउ let's come to another model of atom, that is Rutherford model of atom. Rutherford ने दिमाग लगाया. रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया, उसने अल्फा रेज ली और एक गोल्ड फॉइल लिया. अल्फा रेज ली और गोल्ड फॉइल लिया और उस अल्फा रेज को गोल्ड की फॉइल से पास कर दिया. उसको क्या क्या दिखा बच्चों, जल्दी बताइए. अब ये जो आपके पास अल्फा रे होती है वो बनी किसकी होती है? इसकी बनी होती है, याद कर लेना. और उसने गोल्ड फॉइल से पास करा था एक अल्फा रे को. तो उसको क्या दिखा था? उसको दिखा था बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो पास हो पा रहे हैं गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड. मतलब ये देखो, कुछ पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए. ठीक है, जो अल्फा रेज के कुछ पार्टिकल थे वो सीधे सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए. लेकिन जो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए गोल्ड फॉइल से. क्या हो गए मेरे बच्चों? डिफ्लेक्ट हो गए गोल्ड फॉइल से स्मॉल एंगल पे. देखो आपको दिख रहा है स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया है. कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए गोल्ड फॉइल से, कुछ पार्टिकल क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल पे
और मेरे बच्चों जो एक था, मतलब एक पार्टिकल ऐसा था 12,000 पार्टिकल में से जो 180 डिग्री पे रिबाउंड हो गया, मतलब ऐसे आया और ऐसे चला गया, आया चला गया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा रे भेजी एक गोल्ड फॉइल से। तो क्या हुआ अल्फा रे के जो कुछ पार्टिकल थे वो सीधे सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल स्कैटर हो गए स्मॉल एंगल पे, और जो कुछ पार्टिकल थे वो ऐसे आए और डिफ्लेक्ट बैक हो गए। सो ऐसे पार्टिकल जो 180 डिग्री पे वापस चले गए उसको हम क्या कहते हैं, वन अल्फा पार्टिकल, और उसे हम क्या कहते हैं, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल। अंडरस्टूड। अब आप बोलोगे क्या मैम हमने इसकी थ्योरी मानी, क्या इसका एटॉमिक मॉडल सही था? नहीं बच्चों, इसमें भी गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? जो एटम था वो कंसिस्ट कर रहा था एक मिनट रुको, ये कंक्लूजन है, इसके अंदर गड़बड़ क्या थी, इसके डिसएडवांटेज पूछी जाती है, ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ। देखो इसमें हुआ क्या था, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने क्या बोला कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता है एक वेल डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, कोई भी चीज चार्ज है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगी, वैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है वो भी अपनी एनर्जी लूज करेगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये ऐसे अभी ऑर्बिट में घूम रहा है, अभी ये ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है, थोड़ी देर बाद ये अपनी एनर्जी लूज करेगा और ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और पूरा का पूरा एटम ब्लास्ट हो जाएगा। इस वजह से आपका रदरफोर्ड मॉडल माना नहीं गया, क्योंकि इसने एटम को अनस्टेबल बता दिया। क्यों मैम? क्योंकि इसने बोला था आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक दिन एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगी, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा एटम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के, इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को हमने माना नहीं था, इसको भी हमने कोई स्पेस नहीं दिया अपनी जिंदगी में। तो बेसिकली अब इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, हमने क्या किया, एक एम्प्टी स्पेस लिया जहां से अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल आए, ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ से पास हो गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस है। तो बेसिकली अगर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब एटम के अंदर एक ऐसा स्पेस है जिसे हम एम्प्टी स्पेस कह रहे हैं, वहां से हमारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड जा सकते हैं। नाउ एटम्स कंटेन्स सेंट्रली प्लेस्ड positively charged nucleus carrying positive charge because few alpha particle were deflected and very few were bounced at। भैया तो अब ये जो आपका एक चीज आई थी, यहाँ ध्यान से देखो, हमारा पार्टिकल आया 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट बैक हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो बेसिकली इसने क्या कंक्लूड कर दिया कि बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम के अंदर स्पेस होता है और एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जिनके अंदर डिफ्लेक्शन हुई थी और बाउंस बैक हुए थे। इसका मतलब है कि स्पेस है हमारे एटम के अंदर। इसका क्या मतलब है? देयर इज स्पेस इन आवर एटम एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। और जो आपका न्यूक्लियस है वो इतना ज्यादा स्पेस नहीं लेता, एक एटम में स्पेस होता है, न्यूक्लियस का स्पेस कुछ नहीं होता। क्लियर है? साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत कम होता है साइज ऑफ एटम से, और होल एटॉमिक मास जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पे मेरे बच्चों? न्यूक्लियस पे। तो बेसिकली इधर आओ, रदरफोर्ड ने बोला कि आपके एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल जा पा रहे थे। उसके बाद उसने बोला कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कि इसने न्यूट्रॉन का नाम लिया? नहीं लिया मैम। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस का जो स्पेस होता है, साइज होता है, वो एटम के साइज से बहुत ज्यादा कम होता है। बस ये सब बोल के वो निकल चला और उसके ड्रॉबैक आ गए। अब हम पढ़ते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम, लास्ट मॉडल ऑफ एटम। हमको 3 मॉडल्स पढ़ने थे, एक हमको पढ़ना था थॉमसन का, एक पढ़ना था हमको रदरफोर्ड का, एक हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर का। तो ध्यान से सुनना और जल्दी से ये चैप्टर खत्म करना। सो बोहर मॉडल ऑफ एटम का क्या मतलब होता है? टू ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ। भैया रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, मतलब रदरफोर्ड जो हमें झटका देके गया है उसको ओवरकम करने के लिए तुम्हारे पास बोहर आ गया। कब आया? 1912 में आया। उसने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर एक मॉडल दे दिया, ठीक है।
अब उसने क्या कहा कि होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये मॉडल ऑफ एटम माना जाता है। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, उसने बोला कि तुम्हारा न्यूक्लियस है एटम का, कुछ स्पेशल ऑर्बिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, जिसके अंदर एटम घूम सकता है। नाउ व्हाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, उसने बोला जब आपके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर तो वे एनर्जी को छोड़ते नहीं है, एनर्जी को लाइब्रेट नहीं करते हैं। एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है एक एटम से, जब एक एटम दूसरी एक शेल से दूसरे शेल के अंदर, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब एक एटम ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, अगर एक एटम नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी ले लेगा। तो इसने यही बोला है कि एटम्स जो है वो ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं। क्लियर है मैम? क्या बोल रही हूँ मैं? 1 मिनट, क्या बोल रही हूँ मैं? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है गाइस? क्या तुम्हें पता चल भी पा रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ? यस मैम। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैम वो एटम नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि एटम के अंदर एटम कैसे घूमेगा, है ना बच्चों? समझ आ रहा है? बहुत सारे बच्चे ये गलती कर कर आते हैं, एटम के अंदर एटम घुमा देंगे जबकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो मेरे बच्चों, आपका ये एटम है, एटम के पास ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के अंदर एटम नहीं घूमेगा। ये कोई गलती नहीं करके आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स चेक करे हैं, सारे बच्चे लिखाते हैं एटम के अंदर एटम घूम रहा है, बल्कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो एटम के पास ऑर्बिट है जिसके अंदर तुम्हारा क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इलेक्ट्रॉन घूमने जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। यस मैम, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब उसने बोला जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो कोई एनर्जी नहीं छोड़ता, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो करता रहे, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर हायर ऑर्बिट में जाना है तो वो एनर्जी ले लेगा और ऊपर चला जाएगा। अब उसे नीचे गिरना है तो वो एनर्जी दे देगा और नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? तो आपके बोर्ड ने यही बोला था, ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, ये रहा तुम्हारा शेल नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1, शेल ऑर्बिट सेम है। शेल नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 2, ये रही तुम्हारी शेल नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 3। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसको यहाँ जाना है तो इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी? भैया इसको मेहनत करके ऊपर जाना है तो इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है? अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसे यहाँ आना है तो इसे एनर्जी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी? मैम ये तो गिर रहा है, गिरने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, गिर जाओ, कोई एनर्जी चाहिए नहीं? चाहिए मैम, ऊपर जाने के लिए चाहिए होती है, नीचे आने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए। तो बस जैसे ये नीचे आएगा ये एनर्जी छोड़ेगा, लेगा नहीं। अब जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है? अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो आइडेंटिटी है एक एटम की। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है मतलब एटम चेंज हो रहा है। सो एक एटम के अंदर स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। अगर एक एटम में 8 एटॉमिक नंबर है मतलब 8 प्रोटॉन है तो वो कौन सा एटम है? मैम ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। चैप्टर 3 में मैं पढ़ा कर आई हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर तुम्हें चैप्टर 3 नहीं आता तो ये चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है एज सच। क्लियर? सो बेसिकली एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। हम एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं, और जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसके अंदर जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है? तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से बताइए। मेरे पास प्रोटॉन है, 1 मिनट ऐड टेक्स्ट कर देते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। अगर क्वेश्चन में आपको प्रोटॉन्स गिवन है 12, क्लियर? वेट 1 मिनट गाइस, देखिए अगर आपको प्रोटॉन गिवन है 12 तो क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं जल्दी से एटॉमिक नंबर बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों एटॉमिक नंबर। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर बताइए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एटॉमिक नंबर होगा 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? अब अगर हम बात करें मास नंबर की तो मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस है अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? अगर हम बात करें मास नंबर की तो मास नंबर का मतलब है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। सो इट इज द सम ऑफ
प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्लियर। अगर हम बात करें मास नंबर की, तो ये प्रोटॉन का सम कर दो, न्यूट्रॉन का सम कर दो, तो हमारे पास मास का नंबर आ जाएगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो किसने दिया था? बोहर ने दिया था। और इस स्कीम को हम क्या कहते हैं? बोहर्स बरी स्कीम। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय किड्स।